चलिए, अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो कि ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते और फिर भी किसी तरह के फिक्स इनकम निवेश में दिलचस्पी रखते हैं, तो बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड्स के बारे में आपने सुना ही होगा। लेकिन अभी तक आप इन फंड में निवेश नहीं कर पाए हैं क्योंकि आप इन तरह के फंड्स को समझते नहीं हैं। तो आज इसी की हम समझाइश देंगे आपको, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर सेगमेंट में हम आपको हर सोमवार को किसी एक फंड के फंड मैनेजर से मिलाते हैं। और आज हमारे साथ अवनीश जैन, हेड फिक्स इनकम कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड, जुड़ गए हैं। अवनीश, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और आपके साथ क्लियरली हमारा फोकस होगा बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड पर, जहां पर निवेशक जो कि खासतौर से कम जोखिम उठाना चाहते हैं और जिनकी समय की अवधि लगभग 3 से 5 साल है, उनके लिए किस तरह का निवेश का विकल्प हो सकता है ये फंड, इसकी समझाइश देंगे। लेकिन विस्तार से मैं इस बारे में बात करूं उससे पहले, ये कैटेगरी किस तरह की है, किस तरह से निवेश पोर्टफोलियो इस पर्टिकुलर फंड में बनाया जाता है, इस बारे में हमको कोई बेसिक जानकारी दें। धन्यवाद मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाने का। जो बैंकिंग पीएसयू फंड है उसका निवेश बैंकिंग जो बैंक के पेपर होते हैं, बॉन्ड होते हैं, मनी मार्केट पेपर होते हैं, और जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसमें ज्यादातर उनके उनके पेपर्स में इसमें निवेश किया जाता है। मिनिमम जो न्यूनतम है वो 80% तक उसमें निवेश होना चाहिए। 20% आप किसी और पेपर्स में निवेश कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका क्रेडिट रिस्क है और जो इसमें ज्यादा जोखिम होता है वो बहुत कम हो जाता है। और उसके मुकाबले अगले दूसरे फंड्स के मुकाबले में ये ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बैंक के जो पेपर्स होते हैं, आपको आरबीआई रेगुलेटेड होता है बैंकिंग सेक्टर पूरा, और जो पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स हैं या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ज्यादातर पब्लिक ये गवर्नमेंट होल्डिंग होती है उसमें मेजॉरिटी, तो उससे भी उनको काफी फायदा मिलता है। क्रेडिट रिस्क के जरिए से देखा जाए तो उसमें जोखिम कम माना जाता है। तो इसलिए इसमें 80% जो है एज पर रेगुलेशन, उसमें 80% तक जो निवेश है उस फंड का, वो इन सब पेपर्स में होना चाहिए। तो ये इसका एक बहुत बेसिक क्राइटेरिया है। और उसके बाद आप इसमें थोड़ा छोटा लंबा पेपर, जो डिपेंडिंग ऑन जो मार्केट की सिचुएशन है, बाजार की सिचुएशन है, उसके हिसाब से भी आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, जोखिम तो कम है अवनीश, वो तो हम समझ गए, लेकिन अब कमाई का मौका हमको बताएं कि कैसे इस फंड के जरिए हमें मिल सकता है, पूरा हो सकता है। तो फिलहाल आपका जो फंड का पोर्टफोलियो है, एलोकेशन है, वो किस तरह से है, जरा उसका ब्रेकअप दे दीजिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि 80% तक जो निवेश है वो बैंक का नाम बैंकिंग में होता है, बैंकिंग पेपर्स में होता है। और जो आपके पब्लिक सेक्टर के जो कंपनियां हैं या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, नाबार्ड, सिडबी वगैरह, इनमें निवेश होता है। तो इसका जो रिटर्न है वो आपको सबसे जो रिटर्न मिलेगा, वो आपको सबसे जो सही पेपर है उनके रिटर्न मिलेंगे। तो आपको ये इसमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा, बिकॉज आपका जो निवेश है वो बहुत सुरक्षा वाले पेपर में हो रहा है, जहां पर कि क्रेडिट रिस्क बहुत कम है। तो उसके हिसाब से यहाँ का रिटर्न जो रहेगा वो आपका थोड़ा मॉडरेट रहेगा। और इसमें बट आपको ना क्रेडिट रिस्क का जो मैंने बात की, उसका बहुत जोखिम जो है वो कम होता जाता है कंपेयर टू अगर हम किसी और फंड से इसको कंपेयर करें तो ये जोखिम किस तरह से कम होता है, क्योंकि एक तो आप जिस तरह की सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं वो किस तरह की सिक्योरिटीज हैं, किस तरह की रेटेड सिक्योरिटीज हैं, और कैसे इनमें जोखिम कम है, ये समझाएं। अच्छा, तो इसमें जैसे बात किया, एक तो बैंकिंग आपके पेपर्स हैं, तो बैंक जो है वो काफी रेगुलेटेड होते हैं आरबीआई के संरक्षण में, और इसलिए वहां पर जो रिस्क है वो कम होता है। आप कंपैरिजन करें अगर किसी भी कंपनी के साथ जो कि नॉन बैंकिंग कंपनी है या एनबीएफसी है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर रिस्क बहुत कम होता है, बिकॉज आरबीआई के बहुत सारी रेगुलेशंस हैं जो कि बैंक्स को फॉलो करनी पड़ती हैं। और इसलिए आरबीआई ऑल्सो मेक श्योर कि वो ध्यान रखता है कि आपका बैंक पे कंट्रोल जो है, रेगुलेशन है, वो एकदम में सतर्क रहता है। तो एक तो ये एक आपका ये जो इन्वेस्टमेंट जो पेपर है ये हो गए। दूसरे हैं, जैसे मैंने बात करी, आपके जो गवर्नमेंट होल्डिंग वाले पेपर हैं, जो कि जिसमें केंद्रीय सरकार का मेजॉरिटी होल्डिंग होता है।
तो अगर केंद्रीय सरकार का मेजोरिटी होल्डिंग है तो उससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट जो अगर सपोर्ट कर रही है आपको, तो कंपनी का फेल होना बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब उसमें क्रेडिट रिस्क इसलिए हम बोलते हैं कि कम होता है, बिकॉज गवर्नमेंट जो अगर गवर्नमेंट का मेजर होल्डिंग है, मेजोरिटी होल्डिंग है, तो वो कोशिश करेंगे कि कंपनी का फेल होने से बच जाए, और वो का सपोर्ट करते रहते हैं कंपनीज को। और ज्यादातर कंपनी जो है वो ऐसे बोल सकते हैं कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो ऐसी कंपनीज जो सरकार है वो वो इंश्योर करता है कि आपका जो प्रॉब्लम्स कभी ज्यादा क्रिएट ना हो, और वो कंपनीज को सपोर्ट करता है। तो उसके चलते जो ये क्रेडिट रिस्क है इस कंपनीज में काफी कम हो जाता है। अविश, अब ये बताएं कि जिस तरह के सिक्योरिटीज में आपने निवेश किया है, एक तो उनकी अवधि क्या है, और दूसरा निवेशकों को अगर इस तरह के किसी फंड को पोर्टफोलियो में शामिल करना हो तो उनके लिए निवेश करने लायक सही अवधि कौन सी होगी? तो अभी जैसा कि मार्केट का ये जो पेपर्स हैं जो अवेलेबल हैं 3 साल 5 साल में, तो हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, अभी हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 साल से लेके 4-5 साल तक के पेपर्स में है, जो कि ये बैंकिंग और पीएसयू नेचर के हैं। तो इसमें एवरेज मेच्योरिटी आपका करीब 2.5 से 3 साल आता है। और निवेशक को भी हम यही समझाते हैं, बोलते हैं कि आपका, क्योंकि 3 साल में आपको फायदा है टैक्स का, तो आप 3 साल के नजरिए से आप इन्वेस्ट करिए इन इन टाइप के फंड्स में। तो इसका मेच्योरिटी अगर आपका 3 साल का, 3 सवा 3 साल का फंड का मेच्योरिटी है, और 3 साल का आपका जो निवेश का होराइजन है वो भी 3 साल का है, तो वो मैच होता है। तो हम यही सलाह देते हैं इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को, कि वो 3 साल की नजरिए से ही इन्वेस्ट करें ऐसे फंड्स में, जहां पर अभी तो रेट्स काफी अच्छे हो गए हैं। आपको अगर देखा जाए 2 से 5 साल के रेट 7.5 से लेके 7.75 7.80 तक अवेलेबल है। तो अगर आप पोर्टफोलियो यील्ड देखें तो वो करीबन थोड़ा उसके बीच में कहीं पर पड़ेगा, बट उससे ये है फायदा है कि आपको 3 साल के बाद भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिलहाल थोड़ा सा जो फिक्स इनकम को लेके सिनेरियो है उसकी बात करना चाहते हैं हम, क्योंकि अभी एक आध दिन में हम देखेंगे कि फेड का फैसला भी आ जाएगा रेट हाइक को लेकर। जिस तरह से यहाँ पर अब रेट हाइक को लेकर पूरा सिनेरियो बन रहा है, जो बैंकिंग क्राइसिस हमने होती हुई देखी है उसकी वजह से शायद थोड़ा फेड की टोन में बदलाव भी देखे। अब ये पूरा जो समीकरण है ये किस ओर जा रहा है, चिंताएं अवनीश कितनी और बढ़ गई हैं, और एक बार फिर से जहां पर हम एक रेट हाइक पॉज की बात कर रहे थे उसे दरकिनार करते हुए शायद धीमी गति से ही सही लेकिन ब्याज दरें बढ़ने का एक सिलसिला जो है वो जारी रह सकता है। ये किस ओर इशारा कर रहा है और कैसे इसका असर हम बाज़ारों पर और हमारे डेट फंड्स के रिटर्न्स पर देखेंगे? तो जो लास्ट, अगर हम पिछले 10-12 दिन का जो माहौल देखें, जैसे चेंज हुआ, आपने भी बात किया, फेड का जो एक्सपेक्टेशन था पहले 10 पहले दिन पहले आई थिंक, और 50 बेसिस इंक्रीज की बात कर रहे थे। बट लास्ट एक हफ्ते में जो बैंकिंग क्राइसिस हुए हैं, बैंकिंग में प्रॉब्लम हुआ है यूएस में और यूरोप में, उसके चलते अभी ये प्रतीत होता है कि फेड को शायद अपना स्लो डाउन करना पड़ेगा, थोड़ा रोकना पड़ेगा। और शायद वो परसों जो मीटिंग है उनकी, कल कल सॉरी परसों, हाँ परसों जो मीटिंग है उनकी, वहां पर वो 25 बेसिस के करीब हाइक कर सकते हैं। बिकॉज लास्ट वीक भी, पिछले हफ्ते भी जो ईसीबी है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, उन्होंने इसके बावजूद कि बैंकिंग में क्राइसिस हुआ है, उन्होंने 50 बेसिस का ब्याज दर बढ़ाया था। तो उसका ये मतलब है कि सेंट्रल बैंक्स को लग रहा है, जो फेड है या फिर ईसीबी है, उनको लग रहा है कि जो ये बैंकिंग क्राइसिस है ये अभी ज्यादा फैलेगा नहीं। और ये उन्होंने जो भी पिछले कुछ दिनों में बैंकों को बहुत सपोर्ट किया है, और ओवर द वीकेंड ऑल्सो, जो वीक पे जो सैटरडे संडे को हुआ, क्रेडिट स्विस को यूबीएस ने खरीद लिया। तो ये सब जो ये सब चीजें जो चल रही हैं, उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी इन्होंने इंश्योर किया कि प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी ना हो जाए। इसलिए लगता है कि
जो प्रॉब्लम थी वो शायद थोड़ी थम गई है, बट अभी तक इसका कोई फाइनल तो हम पता नहीं कर सकते जब तक कि और कुछ प्रॉब्लम बाहर निकलेंगी तो वो भी देखना पड़ेगा। बट ये क्लियर हो गया है कि फेड 25 बेसिस हाइक करेगा शायद। आरबीआई का अगर देखें तो आरबीआई का भी नजर रहेगा ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस पे, और दुनिया में क्या चल रहा है। फेड ने 25 हाइक किया तो ये भी एक हो सकता है कि आरबीआई शायद पॉज कर जाए, रुक जाए, ब्याज दर और ना बढ़े अप्रैल में, जबकि जो अर्लियर एक्सपेक्टेशन था कि वो 25 बेसिस करेगा ही, बिकॉज आपका जो महंगाई दर है वो भी 6.5 का नंबर आ रहा है 2 बार से, जबकि वो ज्यादातर फूड से रिलेटेड है, खाद्य पदार्थों से रिलेटेड है, बट वो आरबीआई का जो टारगेट है वो उससे 50 बेसिस ऊपर है। तो आरबीआई को चिंता रहेगी इन्फ्लेशन की। बट अगर दुनिया में थोड़ा सा भी ऐसा माहौल बनता है जहां पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का रिस्क आता है, तो सब सेंट्रल बैंक काफी सतर्क हो जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो मार्केट संभाले थोड़ा सा। तो इसमें रेट हाइक का शायद थोड़ा रुक सकते हैं और फिर पॉज कर सकते सुगंधा, हैं, और एक बार सिचुएशन ठीक हो जाए तो फिर शायद वापस से शुरू कर सकते हैं। नहीं, जहाँ पर जाते जाते अब थोड़ा सा और रीबैलेंसिंग पोर्टफोलियो में कहाँ पर किस तरह करनी चाहिए उस पर आपसे सलाह लेना चाहेंगे, या एक प्रो टिप जो आप दे सकें, क्योंकि मौजूदा समय में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पोर्टफोलियो को शायद थोड़ा सा रीबैलेंस कर लें, क्योंकि आपके पास इतने कमाई के मौके अब दिखाई दे रहे हैं फिक्स्ड इनकम में, तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा वहाँ पर डाला जा सकता है। लेकिन ये कैसे हमें रीबैलेंस करना चाहिए? आई एम श्योर पोर्टफोलियो लेवल पर ये बहुत केस स्पेसिफिक हो जाता है, आपको अपने लक्ष्य देखने हैं, आपने कहाँ कितना निवेश किया, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। लेकिन किस तरह से थोड़ा सा इक्विटी को हल्का करके हम फिक्स्ड इनकम में आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा, आगे बढ़ना भी है तो किस तरह के विकल्प हैं जो आपको लगता है कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं मुनाफा कमाने के लिए? तो अगर आपको रीबैलेंसिंग थोड़ा पोर्टफोलियो का करना है तो हम तो हमेशा यही बोलते हैं कि आपको इक्विटी और फिक्स्ड इनकम दोनों में थोड़ा थोड़ा एलोकेशन होना चाहिए। बिकॉज जैसे कि अभी देखा, अभी पिछले हफ्ते 10 दिन में मार्केट काफी गिरा है, इक्विटी मार्केट। ऊपर से फिक्स्ड इनकम में थोड़ा सा तेजी आया है रेट्स में, तो वहां पर फायदा हो सकता है। गोल्ड भी देखें तो गोल्ड में भी काफी तेजी आई है। तो जैसे कि आपके एडवाइजर बोलेंगे कि आपको सब असेट क्लास में थोड़ा थोड़ा लोकेशन रखना चाहिए। और कमिंग टू फिक्स्ड इनकम, आई थिंक जो इन्वेस्टर है उसको शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, बैंकिंग पीएसयू फंड जैसे फंड्स में थोड़ा निवेश रखना चाहिए, क्योंकि ये फंड शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, जो शॉर्ट टू मीडियम ड्यूरेशन के होते हैं, तो इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क कम होता है। बैंकिंग पीएसयू फंड में आप क्रेडिट रिस्क भी थोड़ा कम कर सकते हैं, तो उस लहजे से वहां पर क्रेडिट रिस्क भी कम हो जाता है। थोड़ा सा पैसा आप अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रखना है तो लिक्विड फंड वगैरह में भी रख सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी काफी अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं आजकल। आजकल ओवरनाइट रेट जो है काफी 7, 6, 6.5, 7 के आसपास है, तो वहां पर भी काफी अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। पिछले 1 साल में काफी रेट की बढ़ोतरी हुई है, तो उसमें भी अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। तो अगर आपको कोर पोर्टफोलियो फिक्स्ड इनकम में रखना है तो आई थिंक बैंकिंग पीएसयू डेट एक अच्छा ऑप्शन है आपको रखने का। उसके अलावा अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट रेट रिस्क पे खेलना है तो आप ड्यूरेशन फंड में भी रख सकते हैं, जैसे कि डायनेमिक है या गिल्ड फंड है। बट वो उन निवेशकों के लिए है जिन्हें बहुत एक्सपीरियंस है फिक्स्ड इनकम का। ये उन निवेशकों के लिए नहीं है जो अभी अभी फिक्स्ड इनकम में आए हैं। तो फिक्स्ड इनकम में अभी भी आए हैं उनके लिए सबसे बेहतर यही रहेगा कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन या बैंकिंग पीएसयू, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जैसे कैटेगरी में अपना निवेश रखे, थोड़ा जो भी उनको रखना है। अवनीश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इतने विस्तार से दर्शकों को समझाया कि किस तरह से बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड में फिलहाल निवेश की रणनीति बनाई जा सकती है और कैसे रीबैलेंस करने के लिहाज से यही मौका है आपके पास फिक्स्ड इनकम में ब्याज दरों का फ़ायदा उठाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस खास चर्चा में आप शामिल हुए। लेकिन आज हमारे शो में एनपीएस की